हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो हम लोग क्या देख रहे थे बताइए, कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो 2 चैप्टर तो हम लोग कर चुके हैं क्लास 7 की हिस्ट्री में, और क्लास 6 का तो हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट आप सर्च करेंगे NCERT हिस्ट्री क्लास 6 इन हिंदी फॉर UPSC, या फिर इतना ही हिंदी तक कर लीजिए सर्च, आ जाएगा आराम से। तो क्लास 7 का हो गया, सॉरी क्लास 6 का हो गया। क्लास 7 के हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, और आज हमें इसका तीसरा नंबर चैप्टर देखना है, दिल्ली के सुल्तान। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली कैसे बसी, दिल्ली में सबसे पहले किसने राज्य किया, सबसे पहले किसकी राजधानी बनी। तो धीरे धीरे हम चीज़ों को देखेंगे कि दिल्ली जो है कौन सी शताब्दी से आगे आई, कौन सी शताब्दी से दिल्ली को राजधानी का दर्जा मिला, कौन सी शताब्दी से दिल्ली उभरी, है ना। तो हम पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तान। तो चलिए देखते हैं, आगे देखेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा हिस्ट्री में आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर बताया जाता है कि इस राजा का जो साम्राज्य था यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ था इंडिया में, फिर उसने दूसरी जगह विजय प्राप्त की। तो ये चीज़ें आपको कब समझ में आएंगी, जब आपने मैप रीड कर रखा हो, आपको मैप आता हो कि कहाँ से कहाँ तक कावेरी नदी फैली हुई है। बताएगा कावेरी नदी तक साम्राज्य था मराठों का, फिर ऐसा था, फिर वैसा था। अब आपको पता ही नहीं कि केरल की लोकेशन कहाँ है, पश्चिम बंगाल की लोकेशन कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है, सिंधु नदी कहाँ से आती है, सिंधु नदी की कौन सी वो 5 सहायक नदियाँ हैं जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता आई। तो कैसे पता चलेगा आपको। तो इसलिए आपको हिस्ट्री पढ़ने से पहले भूगोल पढ़ना है, क्योंकि भूगोल में रहता है मैप, है ना। जब आप भूगोल पढ़ लेंगे पहले, तो आपको हिस्ट्री आसानी से समझ में आएगी। तो भूगोल मैंने आपका पूरा 6 से 12 तक का बहुत ही डिटेल में करवाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और पूरा भूगोल पढ़ लीजिए, जिससे आपको हिस्ट्री आसानी से समझ में आ जाएगी, बोरिंग नहीं लगेगी। और आपका साइंस भी मैंने 6 से 10 तक का करवाया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी जाके कंप्लीट कर लीजिए। हिस्ट्री से पहले आप लोग भूगोल कंप्लीट करना, ठीक है, मेरी यही सलाह रहेगी, तभी आपको अच्छे से हिस्ट्री समझ में आएगी। वरना आप कहेंगे कि हिस्ट्री बोरिंग लगती है। अधिकतर 90% लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लगती है, क्योंकि पढ़ने का तरीका ही नहीं रहता है। मैप नहीं आएगा, हिस्ट्री कहाँ से आएगी। इसलिए पहले भूगोल पढ़ना है, फिर हिस्ट्री पढ़ना है। चलिए देखिए आगे देखेंगे। अब हम इसको, हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा। अब बताइए, तुरंत दिखा दिया इसने कावेरी डेल्टा, है ना। कैसे पता होगा कावेरी नदी कहाँ है, मैप से। कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया है कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। अभी तक तो हमें नहीं मिली दिल्ली। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में निकला। कब आया, 12वीं शताब्दी में दिल्ली। तालिका 1 पर नजर डालिए, डाल लेंगे बाद में। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। अजमेर के चौहानों ने परास्त कर दिया किसको, तोमर राजपूत, जो कि दिल्ली में थे। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। ठीक है, वाणिज्य था यहाँ पे उस समय पे। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। यह दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। कहाँ पे, दिल्ली में। आगे देखिए, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर हो गया। क्यों, क्योंकि दिल्ली आपकी बीचों बीच पड़ती है। अभी दिल्ली राजधानी क्यों है, क्योंकि दिल्ली बीचों बीच में है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आप चारों दिशाओं में शासन कर सकते हैं, इसलिए दिल्ली को राजधानी बनाया गया। चलिए देखिए आगे, यही स्थिति उस समय पर उभरी। तालिका 1 पर नजर डालिए और उन 5 वंशों का पहचान कीजिए जिनमें मिलकर दिल्ली का सल्तनत बनी है। दिल्ली में आपका देखिए गुलाम वंश आया, रजिया सुल्तान वाला गुलाम वंश आया, तुगलक आया, सैयद आया, लोधी आया, है ना, खिलजी वंश आया। तो ये आपके लाइन से चले, गुलाम, फिर आपका खिलजी आएगा, फिर तुगलक आएगा, फिर सैयद आएगा, फिर लोधी वंश आएगा। तो ये 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ बताई गई कि 5 वंशों की पहचान कीजिए, तो यही 5 हैं। देखिए इधर पे तालिका फर्स्ट में देख लेते हैं। देखिए इधर पे सबसे पहले तो आपके
तोमर और चौहान बताए गए, जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी नहीं है। लेकिन जो प्रारंभिक तुर्की शासक रहे, सबसे पहले तो इधर पे जो है आपके गुलाम वंश के निकले लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, ये सब। फिर आपके खिलजी, खिलजी आपका कौन सा वंश है? खिलजी आपका अलाउद्दीन खिलजी वाला, जो पद्मावत मूवी में दिखाया गया है, पद्मावती मूवी में दिखाया गया है, पद्मावत में। फिर तुगलक आएगा आपका, फिर सैयद आएगा, फिर लोधी वंश आएगा। फिर लोधी वंश के बाद बाबर आ जाता है, ठीक है, मुगल आ जाते हैं। चलिए देखिए आगे देखेंगे यहाँ से। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। कौन कौन से? दिल्ली कुन्हा नाम से बसा लिया था, सीरी नाम से, जहाँपना नाम से, तो बहुत सारे छोटे छोटे नगर बसे हुए थे उस समय पे। तो देखिए इधर पे ये आपका दिल्ली के शासन दिखाए गए हैं। तो दिल्ली के शासन एक बार और नज़र डालिए। राजपूत वंश, जो कि आरंभिक 12वीं शताब्दी में बताया गया। इसका सबसे तोमर वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था, कौन सा था? अनंगपाल निकला। अनंगपाल ने कब से कब तक शासन किया? 1130 से 1145 तक। फिर चौहान वंश आया, जो पृथ्वीराज चौहान निकला, सबसे प्रतापी शासक इसका, 1175 से 1192 तक रहा है। फिर तुर्क से शासक आए। अब तुर्क से सबसे पहले गुलाम वंश स्थापित हुआ, है ना, गुलाम वंश स्थापित हुआ। गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 तक रहा आपका, है ना। इसमें आपकी रजिया भी मिली, इसमें गुलाम वंश में, क्योंकि पहली महिला शासिका थी। देखिए आगे। फिर इसके बाद आपको खिलजी वंश मिला। खिलजी कहीं कहीं पे खलजी लिखा मिल जाता है, जो कि हमने पद्मावत मूवी देखी है ना, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी दिखाया गया है, जो कि 1290 से 1230 तक रहा। इसके बाद तुगलक वंश आया, 1320 से लेके 1414 तक रहा, है ना। इसके बाद सैयद वंश आया। ये जो आपके शासक लिखे हुए हैं ना, राजाओं के नाम, ये मुख्य लिखे हुए हैं, जो कि बहुत प्रतापी राजा थे इन राजवंशों के। सैयद वंश आया, 1414 से 1451 तक रहा। लोधी वंश आया, है ना। इसके बाद आपका जो है 1526 तक रहा। अब 1526 तक रहा। इसके बाद यहाँ पे बाबर आ चुका था। चलिए देखिए आगे। तो इसके बाद मुगल वंश चला। अब इन पांच वंशों के बारे में हमें पढ़ना है, इसमें क्या क्या रहा है। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है? हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी भवन निर्माण की कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण इतिहास, तारीख का एक वचन होता है तारीख, लेकिन इसके बहुवचन की बात करें तो होता है तवारिख। क्या होता है? तवारिख। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। हिंदी में एग्जाम में पूछता है सीधे एक वचन और बहुवचन वाले क्वेश्चन में। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। क्या लिखे गए थे फारसी में? ये चीज़ें जो बताई गई हैं, अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य, तो ये सब चीज़ें। चलिए देखिए आगे। तवारिख के लेखक सचिव, प्रशासन, कवि और राज दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल भी देते थे। अब इनका न्याय चक्र क्या था दिल्ली वालों का? तो देखिए इनका न्याय चक्र क्या था। 13वीं शताब्दी के इतिहासकार फ़ख्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा है। फ़ख्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा, क्या लिखा? राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। राजा थोड़ी ना अकेले सब कुछ कर लेगा। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। सैनिक क्यों वेतन के बिना काम करेंगे बताइए? वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से। वेतन कहाँ से मिलता है? किसानों से इनको। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। यानी सीधी सी बात है, एक पूरा चक्र चलेगा। राजा से किसान जुड़ेगा, किसान से राजा जुड़ेगा, राजा से सैनिक जुड़ेगा, सैनिक किसान से जुड़ेगा, यानी पूरा जो है अपना चक्र चलता है। वही चीज़ आज भी है। हम भी हर एक इंसान से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम एक पर्सन सब कुछ कर लेंगे, खेती किसानी भी कर लें, है ना, पैसा भी कमा लें, हर चीज़ कर लें, राजा भी बन जाए खुद में, सैनिक भी बन जाए खुद में, नहीं होगा। संसाधन है ये, ठीक है, ये व्यक्तिगत संसाधन है, हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है।
मैंने भूगोल में इसको आपको पढ़ाया भी है, संसाधन वाले चैप्टर में। एक कुछ और बातें ध्यान रखें। अच्छा, आप बताइए, अगर डॉक्टर ना हो तो क्या हो? और हर इंसान डॉक्टर बन नहीं सकता है, ठीक है। अगर पुलिस ना हो तो क्या होगा? यानी हम एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, सीधी सी बात है। हम एक दूसरे के लिए संसाधन हैं। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद भी रहते होंगे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। फ्री में क्यों लिखेंगे बताइए? और पहली बात तो अभिलेख जो लिखे जाते थे उसमें राजा की हमेशा प्रशंसा लिखते थे। क्यों? ताकि राजा खुश होकर बड़े बड़े इनाम दे। बुराई लिख देंगे तो वो क्यों इनाम देगा? ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो किन के विचारों से सारे लोग सहमत हुए हैं? किसी के विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। रजिया सुल्तान। उस युग के इतिहासकार मिनहाज इसराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम था। चलन नहीं था कि किसी लड़की को जो है सिंहासन पर बैठाया जाए, लेकिन रजिया के पिता इल्तुतमिश ने देखा कि अपने सभी भाइयों से योग्य है, इसको जो है राजगद्दी पर बैठना चाहिए, सिंहासन पर बैठना चाहिए। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासन के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान ने शासन की, ओनली 4 साल। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे दुश्मन लग चुके थे। एक तो इसके भाई ही इसके दुश्मन थे। उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि हम योग्य सक्षम नहीं हैं, तो इसके भाई ही इसके दुश्मन थे। दूसरी बात, चाचा लोग होंगे और भी परिवार के लोग होंगे, है ना। खास करके जो है मेल इसके सारे दुश्मन होंगे। जितने सिंहासन के अधिक बैठ सकते थे वो सारे इसके दुश्मन होंगे। इसलिए ओनली 4 साल इसने शासन किया और इसके बाद इसकी हत्या कर दी गई रजिया सुल्तान ने। चलिए देखिए आगे देखेंगे रजिया के बारे में मिनहाज इसराज ने क्या विचार किया। मिनहाज इसराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए। उन्होंने बोला कि स्त्री जो हैं वो पुरुष के अधीन रहेंगी, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। अब इस व्यवस्था में क्या होता था, अगर रानी शासन करेगी तो इसकी बात सबको माननी पड़ेगी, यानी इसके अधीन में सारे पुरुष आ जाएंगे। इसलिए वह पूछता है इसने क्या पूछा, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। इसने बोला कि जो रजिया सुल्तान है वो खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा मर्दों की सूची में नहीं आता। अब औरत है तो मर्दों की सूची में कैसे आएगा बताइए। इसलिए इसमें जो इतनी शानदार खूबियाँ हैं, ये जो सिंहासन में बैठने की योग्य है, इससे उसको हासिल क्या हुआ, ये बात बोली मिनहाज सिराज ने। अब देखिए आगे रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज हुआ करता था। उसी समय पर उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, देखिए पे 1236 से 1240 तक रजिया ने दिल्ली पर सल्तनत की, सुल्तान रही हुआ, ठीक है। और जो काकतीय वंश था आंध्र प्रदेश का वारंगल क्षेत्र में, वहाँ पर रानी रुद्रमा देवी निकली। कब निकली? वो 1262 से लेके आई 1289 के। व्यवहार में रजिया का व्यवहार बिल्कुल इनके विपरीत था। कैसे था देखिए, रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। और एक महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, जो कि 980 से 1003 तक रही। उनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला, इसलिए इनको दिद्दा बोला जाता था। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा दीदी बोल के, है ना। तो जो रजिया सुल्तान थी वो कोट पैंट में आती थी दरबार में,
है ना। और रुद्रमा देवी ने क्या किया कि इनने सब में डाला कि वो पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, वो खुद को सामने नहीं आती थी, खुद ही इस चीज़ रहती थी। चलिए देखिए आगे। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। देखिए क्या है। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बनी मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था, भीतरी प्रदेशों में, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो ये चीज़ें रहती थी। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसनों शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलती ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देती। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका थोड़ी थोड़ी सी बात पे तो आगाज कर देते थे कि युद्ध, बताइए, और लाखों लोग मारे जाते थे युद्ध में, हजारों खून खराबा। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबल के शासनकाल में हुआ, गैरिसन शहरों को, और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमा में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से, अब इनको क्या है, जब जो शिकारी और संग्राहक यानी जो लोग वन में रहते थे वो कहाँ जाएंगे, वन खाली करवा दिया गया, तो वहाँ से उन लोगों को खाली करना पड़ा, अपना उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह ज़मीन किसानों को दे दी गई, यानी वन की कटाई कर दी गई, है ना, और ज़मीन किनको दे दी गई, किसानों को, कृषि कार्य के लिए। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति का खातिर नए किले, गैरिसन शहर और नए शहर बसवाए गए। व्यापार मार्गों को सुरक्षा दी गई ताकि लुटेरे न मिले। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए, और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले लीं। सेना बना रहे थे लोग, हाथियों की, घोड़ों की, गुलामों की। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसकी युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेना को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। मोहम्मद तुगलक ने इसके सूबेदार और प्रशासन मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, चलिए देखते हैं। ये देखिए दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान देखिए, ये दिल्ली रही, दिल्ली से चित्तौड़, रणथंभौर, इधर से आएगा तो मांडू, इधर देवगिरी, देवगिरी से इधर पे कड़ा, वारंगल, यादव, काकतीय, होयसल, द्वार समुद्र है यहाँ पे, मदुरई, तंजावुर, पांड्यन, तो पूरा आपका जो है सैनिक अभियान यहाँ से यहाँ तक साउथ तक रहा। चलिए देखिए आगे, देखते हैं आगे क्या है। मस्जिद बताई गई है, देखिए आगे सारे कुछ चित्र दिए हुए हैं, पढ़ लेना एक बार कौन सा चित्र कहाँ का दिया हुआ है। अब देख रहे थे खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समय का नज़दीकी से एक नज़र में इसको देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत
जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। एक दूसरे पर विश्वास था। बेटों से बढ़कर गुलाम सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, क्या जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलते थे। सही बात है, धोखा दे देते थे गुलाम। जरूरी थोड़ी ईमानदारी मिल जाए, और ईमानदार से बात ये भी तो है कि योग्य भी होना चाहिए, उसको सब काम भी आना चाहिए। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम जो है बेटे से भी बढ़कर होता था। चलिए देखिए, खलजी तथा तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। आई बात समझ में? मतलब क्या होगा कि मान लीजिए जब तक मालिक है तब तक तो ये लोग ईमानदार रहेंगे, फिर हो सकता उत्तराधिकारी की बात आए जब तो ये खुद को राजा समझने लगे या उसकी हत्या करके खुद ही राज सिंहासन पर बैठ जाए। ऐसा भी हो जाता था कई बार। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों के निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बिठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की गई। मतलब उनका कहना था ऊंचे खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बिठाया जाए। अगर निचले खानदान के लोगों को हम ऊंचे पद पर बिठा देंगे तो वो चीज़ उन लोगों को हजम नहीं होती थी, है ना। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक की अजीज खुमार नामक कलाल शराब बनाने और बेचने वाला कलाल कहलाता था। फिरोज हज्जाम नामक नाई था इनके यहाँ पे, मोहम्मद तुगलक के यहाँ पे। मन का तब्बाक नामक इधर पे बावर्ची रहता था, है ना। लड़ढा था पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठा रखा था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नशे और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों में दिया है। चलिए देखते हैं। पहल सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के हाँ चलिए देखिए यहाँ पे इधर से पहल सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार कहलाते थे, या इनको मुफ्ती भी कहा जाता था। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था। देखिए तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिस्सा
लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता था। एकदम बहुत अच्छी शासन व्यवस्था थी। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। बताइए, स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया था, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया था। बताइए, ये चीज़ हो जाती थी। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे थे। उस समय 3 तरह के कर थे। एक तो कृषि कर होता था, जिसको हम खराज कहते थे, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। बताइए कितना ज़्यादा। मवेशियों पर कर लगाया जाता था और घरों पर। खराज याद रखिएगा कृषि कर था। पूछा जाता है किस पर लगाया जाता था, किसानों पर। वो भी 1/2 का 1/2 कुछ होता है। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद यह पूरे क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गए। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले क्षेत्र थे, जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। देखिए सरदार और उनकी किलेबंदी तो कैसे होती थी। अफ्रीकी देश मोरक्को से, इसमें रेड कलर से, रेड कलर है ना। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता, सीधा एग्जाम में पूछता है इब्न बतूता कहाँ से आया, या तो वो आपको उसमें अफ्रीका देगा या फिर आपको मोरक्को लिखा हुआ सीधा मिलेगा। तो इसने बताया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस की झुरमुटों में रहते। भारत में बांस पोला नहीं होता, यहाँ बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में एक तरह से गुथे होते हैं और कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। बताइए, और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे ये लोग झोपड़ियाँ बना लेते थे बांसों में। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते थे। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल होता था। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार किए गए औजारों से बाँसों को काट दिया करती, क्योंकि उनको पता होता था कि यहाँ पर छुपे हुए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखो चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1290 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना, आधुनिक उज्बेकिस्तान को ट्रांसऑक्सियाना बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ट्रांसऑक्सियाना, याद रखिएगा इसको। पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उसका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। मंगोल आ गए यहाँ पे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का कैसे सामना किया। तो इन दोनों का जो है डिफरेंस इसमें दिया हुआ है इस टेबल में। इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आपको खुद से पढ़ना होगा, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने कैसे जो है सेना का भरण पोषण किया, उसको कैसे रखा, क्या सुविधाएं देते थे, कहाँ से खाना लाते थे, कैसे वेतन देते थे,
है ना, कहाँ रखते थे, तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, खुद से पढ़ना, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। अब देखिए आगे, देखिए इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने की अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज रहा। दिल्ली में और आगरा में सैयद और लोदी वंश का रहा राज्य। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासन उठ खड़े हुए थे। यानी जब बड़ा राजा कमज़ोर होगा तो क्या होगा, छोटे छोटे राज्य उठ खड़े होंगे। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक भी इधर पे उभर आए थे। देखिए, इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। जैसे एक तो आपका शेरशाह सूरी आया था मुगलों के समय पे। शेरशाह सूरी कब आया? मुगलों के समय पे। 15 साल रहा, 1540 से 45 तक, 5 साल रहा। मैं बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540 तक रहा मुगल। कौन सा? हुमायूं। फिर बीच में जो है आ गया कौन? शेरशाह सूरी। और फिर से इसने मुगल जो है हुमायूं आया, इसने फिर से आक्रमण किया और फिर से इसने शासन किया 1555 से लेके 1556 तक। ओनली 1 साल रहा। और 1 साल रहने के बाद जो है इसकी लाइब्रेरी से गिरकर मौत हो गई, सीढ़ियों से गिरकर, है ना। तो इसके बाद हुमायूं मर गया। अब देखिए आगे, शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित कर लिया। सूरवंश ने केवल 15 साल शासन किया। कितना? 15 साल। इधर पे देखिए आप लोग, 1540। और हुमायूं 15 साल रहा नहीं है दिल्ली में ही रहा, भाग गया था यहाँ से। क्यों? क्योंकि शेरशाह सूरी से जीता नहीं था, इसलिए यहाँ से भाग चुका था। फिर कब आया? 1555 है, यानी बीच में 15 साल रहे। 15 साल सूरवंश ने शासन किया, जो कि शेरशाह सूरी ने स्थापित किया था। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। क्या किया इसने? अलाउद्दीन खिलजी के जो है पैतरे आजमाता था। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 तक रहे। अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशंसा व्यवस्था को ही अपनाया। जब हुमायूं के बाद अकबर आया तो उसने क्या किया? उसको शेरशाह की नीति अच्छी लगी तो उसने उसी की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया। चलिए देखिए आगे, इसमें अब 3 श्रेणियों में ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध दिए हुए हैं। धर्म युद्ध, क्रूसेड, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। अन्यत्र ये हमारे देश के बारे में नहीं दिया होता है। अन्यत्र यानी अन्य जगहों के बारे में दिया रहता है। ये हमारा इतिहास नहीं रहता है, ये आपका बाहरी इतिहास रहता है। देखिए इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको कर लेना। और चलिए अब देखते हैं आगे। तो आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन आंसर आपको अलग वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर वाली में। अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।